2 से ज्यादा संतान, सनातन का सम्मान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर बयान दिया है, जिस पर घमासान मच गया है। दरअसल मोहन भागवत आगाह कर रहे हैं कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार अगर किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1% से नीचे जाती है तो यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। जनसंख्या में कमी गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तंज कसते हुए कहते हैं कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के बैंक खातों में 1500 रुपए देंगे? क्या वो इसके लिए कोई योजना लाएंगे? उधर कांग्रेस ने भी मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा है। दो से ज्यादा संतान, सनातन का सम्मान। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। 2 से ज्यादा की वकालत, ओवैसी वर्सेस भागवत। उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहां पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे साहब। इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। बयान पर कोहराम, छिड़ा नया संग्राम। जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ राजनीति के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मोहन भागवत जी ने बयान दिया है। वर्ग विशेष के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी प्रजनन को आगे बढ़ा करके इस देश का डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। भागवत ने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया और 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की, जिस पर कोहराम मच गया है। ओवैसी समेत विपक्षी दल भागवत के बयान पर हमलावर हैं। अब सवाल यह आता है, हम 2 हमारे 2, क्या अब इस पर बात नहीं होगी? क्या जनसंख्या बढ़ाना ही हिंदू मुस्लिम फैक्टर का समाधान है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो जनसंख्या बढ़ाने को लेकर विपक्ष हमलावर। उधर बीजेपी का कहना है कि यह बयान बदलती डेमोग्राफी के लिहाज से दिया गया है, लेकिन सवाल यह आता है कि जनसंख्या नियंत्रण की जगह बढ़ाने पर क्यों फोकस। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े सवालों पर। और हमारी महाडिबेट के सवाल हैं, भागवत के बयान का आखिर इशारा क्या है? दूसरा सवाल आज की चर्चा का, जनसंख्या बढ़ाना है या नियंत्रण करना है? तीसरा और आखिरी सवाल है हमारी चर्चा का, क्या आबादी में हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर भी है? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिला देते हैं अपने बेहद खास मेहमानों से। शैलेंद्र पटेल जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तौकीर निजामी साहब IUML प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश शर्मा जी RSS विचारक हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई अचानक से ज्यादा बच्चे पैदा करने के बयान क्यों आने लगे, क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? संघ प्रमुख ने इस तरह का बयान दे दिया, लेकिन केवल संघ प्रमुख नहीं, इससे पहले जो धर्मगुरु हैं, धार्मिक प्रवचन देने वाले हैं, वो लगातार इस तरह की अपील कर रहे हैं। और इसी लिहाज से सबसे पहला सवाल अवधेश पुरी जी से ही बनता है। अवधेश पुरी जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? डेमोग्राफी का हवाला दिया जाए या साइंस का हवाला दिया जाए? सवाल यह कि भाई 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, वर्तमान में जो महंगाई है, वर्तमान में एक परिवार जब अपने बच्चों को पालता है, क्या वो व्यावहारिक तौर पर अफोर्ड कर पाएगा 2 बच्चे से ज्यादा? अवधेश पुरी जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जी, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि जब एक वर्ग विशेष के लोग 20-20 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, 50-50 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो फिर हिंदू 3 बच्चों का पालन पोषण क्यों नहीं कर सकते? क्या उनका कोई कंट्री अलग है? एक ही देश में
जब जनसंख्या की बात आती है, जनसंख्या विस्फोट की बात आती है, जी। तो मेरी कठिन आपत्ति है, कठोर आपत्ति यह है कि उसमें हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है। क्या एक हिंदू जन्म लेकर के इस देश पर भार बनता है, दूसरे धर्म के लोग भार नहीं बनते? क्या हिंदू ही जनसंख्या का असंतुलन पैदा करेंगे, दूसरे लोग नहीं कर रहे क्या? तो प्रश्न जनसंख्या विस्फोट का नहीं है, प्रश्न है जनसंख्या के संतुलन का। जनसंख्या का संतुलन होना बहुत जरूरी जी। है। अगर भागवत जी ने बयान किया है तो अपनी जगह हम इसको शास्त्रीय दृष्टि से इसलिए उचित कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम 16 कलाओं से परिपूर्ण मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे और 16,108 कन्याएं थी। तो प्रश्न इस बात का है कि जब हमारे धर्मशास्त्र इस प्रकार की बातें करते हैं तो जनसंख्या से हम हिंदू कभी डरे नहीं है। लेकिन घोर आश्चर्य इस बात का होता है कि लंबे समय तक ऐसी तुष्टिकरण वाली सरकार रही जिन्होंने हिंदुओं को जनसंख्या के नाम पर डराया। आज अगर हिंदुओं की आपने बड़ी बात कही, लेकिन एक वर्ग विशेष पर आपने टारगेट किया है। तौकीर निजामी साहब 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, ये सीधा आरोप अवधेश पुरी जी ने लगाया। सवाल ये भी है कि आखिर अगर 20 बच्चे पल सकते हैं तो 3 बच्चे फिर क्यों नहीं पल सकते हैं? जी शुक्रिया कटारे जी। हम आज जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम जी। और ये कत्ल भी कर डाले तो चर्चे नहीं होते। आज इनको बड़ी 20-20 बच्चों की फिक्र हो रही है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी, आप आदरणीय ये तो बताएं कि आज जहां आप संघ से जितने भी आपके पूरे के पूरे हैं, वहां कहीं भी आप बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहे थे अभी तक। एक मुसलमानों पर बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा था कि साहब इनके जैसे अभी आदरणीय महाराज भी बोल रहे हैं कि 20 बच्चे होते। अरे भाई, आपसे किसने रोका? क्या मुसलमानों ने आपको रोका कि बच्चे ज्यादा मत पैदा करिए? लेकिन मोहन भागवत जी को एक चीज यहां बताना पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी की कोई बात मान रहा है। वो तो कह रहे थे अभी के मंदिर के नीचे, अब मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करिए। अभी उन्होंने ये भी कहा कि भाई अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, लेकिन पहले आदरणीय पहले ये तो बताएं कि रोजगार इनको कहां से मिलेगा? भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, ये हिंदू मिलेगा जहां से 50 को मिल रहा है, जहां से 50 को मिल रहा है, 20 को मिल रहा है, उन पर इनको भी मिलेगा। जब हमारे मोहन जी ने 50 की बात नहीं कही, 20 की बात नहीं। मुस्लिम समाज आप करते हैं 20 बच्चे पैदा करें, 10 बच्चे पैदा करें, हमको एतराज नहीं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी के इस बयान पर कि आप कैसे न्याय करोगे, कैसे इनको शिक्षा दोगे, कैसे इनको नौकरियां दोगे? भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, आप मुस्लिम में लगे और कोई काम कर रहा है। जिस आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है, उसी आधार पर इनके साथ भी न्याय किया जाएगा। कहां समस्या है? जब उधर 50 में समस्या नहीं हो रही है तो यहाँ 3 में समस्या कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ शास्त्रों में शुरू से एक आशीर्वाद दिया जाता है, बहुपुत्र भवती भव। बहुपुत्र भवती भव का मतलब है ये बहुवचन है। जी, रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। संघ विचारक हैं, सवाल तौकीर निजामी साहब ने भी उठाए हैं वो उस बयान पर जो संघ प्रमुख ने दिया है। रमेश शर्मा जी, बात सवालों में जरूर आती है कि आखिर 3 बच्चे पैदा करेंगे, एक तो सवाल यही उठता कि परिवार भरण पोषण कैसे करेगा? एक बच्चे की फीस, स्कूल की फीस अगर आप जाएंगे तब पता होगा क्या होती है, स्थिति कैसे होती है। 2 बच्चों को संभालना भी बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा ये कि रोजगार का मामला भी है। तीसरा ये कि बजाय जनसंख्या नियंत्रण के बढ़ाने की बात हो रही है। हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। रमेश शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर जी, यहाँ समस्या जनसंख्या बढ़ाने की नहीं है जी। यहाँ एक समस्या भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं भारत के सामने। यदि आप अगर देखें कि यहाँ से जो बच्चे हैं, कोई अमेरिका जाके बस गया है, कोई ब्रिटेन में जाके बस गया है, वो वृद्धाश्रमों में संख्या बढ़ रही है। तो स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो यहाँ समस्या है परिवार की देख रेख कर सके। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर होंगे, अगर एक बच्चा अमेरिका चला गया है तो दूसरा बच्चा कहीं माँ बाप को देखे। आगे चल करके यदि युवाओं की संख्या घट गई तो जो स्थिति जापान की हो रही है, दुनिया दर्जन भर देशों की ये समस्या हो रही है कि वहां बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। चीन को भी अगर आप देखें तो पहले उसने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया, लेकिन आगे चल करके युवाओं की संख्या जब घटने लगी, वृद्धों की संख्या बढ़ने लगी, तो स्वाभाविक रूप से उसको बदलना पड़ा। तो दूसरे लोग अगर ठोकर खा करके गिर रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके सीखना चाहिए। ठीक बात है।
शैलेंद्र पटेल जी, ये बात आपने सुनी होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चीन ने भाई एक बच्चा नीति की अपनाई, फाइनली दोबारा वापस पुरानी नीति पर उसे आना पड़ा है। क्या हम उस स्थिति को पहले से नहीं समझ सकते हैं? दूसरा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अमूमन जो बच्चे होते हैं बहुत सारे उसमें से विदेशों में भी चले जाते हैं, तो दूसरी तरह की पारिवारिक परेशानियां आती हैं, उसका सॉल्यूशन खोज रहा है आरएसएस। देखिए, दो तीन बातें प्रशांत जी इसमें हैं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, हमारे कितने बच्चे हों ये माता पिता खुद निर्णय करते हैं। ठीक बात। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, समाज का क्या परिवेश है, ये उनका खुद का अपना विषय है। कोई उसको ये नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। और हमारा संविधान ने अधिकार हमें दिए हैं, क्योंकि कानून उस तरीके का नहीं है कि आप 2 बच्चे पैदा करेंगे, 3 बच्चे पैदा करेंगे। या तो देश का कानून निर्धारित करे तो सबको पालन करना होगा, देश का कानून नहीं है तो कोई ये निर्धारित नहीं करेगा कौन कितने बच्चे पैदा करेंगे। ये तो माता पिता का विवेक है, जो पालक है उनका विवेक है, वो कितने बच्चे आज के तारीख में अफोर्ड कर सकते हैं, उस सारी की सारी चीजें हैं। अब इसको हम धार्मिक तरीके से ले जाएंगे तो हमें उनका आर्थिक भी तो देखना पड़ेगा, क्या उस पोजीशन में है, क्या उन बच्चों को पढ़ा के अच्छी परवरिश दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या उनको पाल पाएंगे, नहीं पाल पाएंगे। ये तमाम बातें उसके साथ चलेगी, जब जाके हम किसी निष्कर्ष पे जाएंगे। हम कहते हैं 4 बच्चे पैदा कर लो, 1 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं को भी तो देखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, चाइना की आपने बात कही। चाइना में जिस समय जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, उस समय उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसकी रोकथाम के लिए हमें 1 बच्चा पैदा करना चाहिए और स्ट्रिक्टली लागू किया। हमारे देश में भी जब जनसंख्या स्फोट हो रहा था, हम तो हमारे 2 का नारा दिया और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रयास किया और सरकार ने सबसे ज्यादा। प्रशांत जी मेरी बात कंप्लीट, प्रशांत जी मेरी बात जी, मैं आ रहा हूं दोबारा बात कंप्लीट हो जाए तो शायद आपको परिवार पर, मां बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते कि भाई वो कितने बच्चे पैदा करें, कितनों को पाल पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। देखिए प्रशांत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखना ये एक सहज प्रक्रिया है। और जो तथ्य है वो सबके सामने, देश में प्रजनन दर में कमी हो रही है। 2.1 की प्रजनन दर एक आइडियल प्रजनन दर मानी गई थी, लेकिन अब वर्तमान समय में वो दर 2 और 2 से भी नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तथ्य है कि देश में एक वर्ग विशेष की आबादी 9% से 15% हो गई। तो ये कौन सा जिहाद छिड़ा हुआ है जो कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, राजनीतिक सामाजिक संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह से आबादी बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, अन्य दल जो भी हैं, उन्हें इस पर भी सवाल उठाना चाहिए। क्या देश के उन्नति के लिए दूसरे वर्गों की आबादी नुकसानदायक नहीं है? तो ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो सबके सामने है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई नियम बनाने की बात नहीं की है, ये तो निर्णय तो माता पिता ही करते हैं। लेकिन जो वास्तु स्थिति हो वो सामने रखी गई है और उस वास्तु स्थिति तथ्यों के साथ है। उन तथ्यों से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और ये बहुत सही बात कही गई है, देश में अगली पीढ़ी और आने वाले 50 सालों के लिए भी आज की पीढ़ी को ही निर्णय लेना पड़ेगा। और प्रजनन दर भी इस तरह की रहना चाहिए ताकि भविष्य में नौजवान पीढ़ी भी रहे और हमारा समाज भी पनपता रहे। चलिए ठीक है। तौकीर निजामी साहब, सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ आंकड़े देखें 1991 से 2011 तक सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ी है वो मुस्लिमों की, 386% बढ़ गए मुस्लिम। हिंदू उसके मुकाबले में काफी कम बढ़े, महज 218%। तो फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि जो डेमोग्राफी गड़बड़ हो रही है? निजामी साहब। कटारे जी एक्चुअली देखिए, यहाँ 80 और 20 का रेशो है और मुस्लिम समाज की जनसंख्या का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ घटी है। इक्का दुक्का कहीं भी मुस्लिम समाज के लोगों में 10 या 20 की जहां की ये बात कर रहे हैं, बाई दबे कहीं होते हैं, इस तरह का कहीं भी मुस्लिम समाज में भी इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन मैं आदरणीय अभी जो संघ संचालक जी ने कहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी को और मोदी जी को भी तो ज्ञान देना चाहिए। और अभी तो हमको ये लगने लगा है कि संघ प्रमुख ने अगर ये कह दिया कि बकरी नहीं शेर है, तो फिर ये सारे के सारे उसी पे ढोल बजाते हुए नजर आएंगे आपको कि नहीं बकरी नहीं है शेर है। अभी जनसंख्या मुस्लिमों की तेजी से बढ़ रही थी, इस पर बड़ी फिक्र थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। लेकिन आज फिर संघ संचालक ने जब ये बात कही तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसका जमकर कहती है कि भाई आप में दम हो तो 20 पैदा कर लो ना, कौन मना कर रहा है? एक तरफ आप कुंवारे रहने के लिए बात करते हो,
दूसरी तरफ आप बच्चे पैदा कराने की बात करते हो, तीसरी तरफ फिर मुस्लिम के एंगल पे आते हो कि मुस्लिम समाज के बच्चे ज्यादा। अरे हमने कहा कि पहले धन धरती और उसके बारे में, शिक्षा के बारे में तो सोच लो, रोजगार के बारे में तो सोच लो, कहाँ दोगे? या यही कराते रहोगे जिंदगी भर? या यादव जी समर्थन आप करें तो बताइए ना, फिर रोजगार देंगे कहां से, व्यवस्थाएं कहां से आएंगी, मूलभूत जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मैंने कब मना किया है? इंडियन मुस्लिम लीग चैलेंज के साथ कहती है कि आप करिए ना बच्चे पैदा, किसने मना किया है? सीखिए, इस तरह से डिबेट खराब मत करिए। देखिए प्रशांत जी, देखिए आप अपना जवाब जो मैं दे रहा हूं, पहले मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए। आपने मेरी बात को सुनने का आपको भी धैर्य होना चाहिए। ये जो 10-90 था, ये 80-20 कैसे हो गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो आपने। अरे आदरणीय, वही तो कह रहा हूं कि आप बात सुन कहां रहे हैं? वो 80-20 कैसे हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल है जो देश ढूंढ रहा है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि रोजगार और संसाधनों की बात। अरे तो अभी संचालक आपसे ये कहेंगे कि दादा अब आपको जनसंख्या घटानी है, बच्चे कम करना है, तो तुम कहोगे नहीं नहीं ये बात सही है। अभी आप कह रहे हो ये बात सही है, तो किसी एक करवट पे तो रहिए। देश को कहां ले जाना चाहते हो? हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, देश को जलाना चाहते हो, देश को बर्बाद करना चाहते हो, और इस तरह के बयान देना, उस पर फिर हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढना, ये कहीं का ध्यान नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं, कौन सा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूछ रही है कि भाई इनको शिक्षा कैसे दोगे, इनको रोजगार कैसे मिलेगा? अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 10-90 का 20-80 कैसे हो गया? ये कौन सा जिहाद छेड़ा हुआ है मुझे बताइए? जो आजादी के समय 10 भी नहीं थे, वो 20-80 कैसे हो गए? ये रोजगार की चिंता भगवा आतंकवाद नहीं है, ये भगवा आतंकवाद नहीं है ना। इस तरह का डिबेट में बातचीत करिए, आपको सभ्य तरीके से बात करनी होगी। मैंने कहा ना कि संघ संचालक ने कहीं कि ये बकरी नहीं शेर है, तो तुम शेर कहोगे। आज बड़ी फिक्र हो रही है आपको। शैलेंद्र पटेल जी का भी इस पर रिएक्शन चाहेंगे। पटेल जी स्पष्ट लाइन कम से कम कांग्रेस को भी लेनी चाहिए। 1951 में 3.5 करोड़ थे मुस्लिम, में जितने लोग 2011 में संख्या बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो गई। तो बच्चे कहां से पैदा कर लोगे? अरे तो आपने कौन सा जिहाद छेड़ा हुआ है? देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले इनकम टैक्स में 1% का भी आतंकवाद से नहीं चलेगा। देश को चलाना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये बच्चे ज्यादा पैदा करो। अवधेश पुरी जी कहना चाह रहे हैं, कैसे मिलेगी, पहले इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कौन सा जिहाद छेड़ रखा है? जब बताइए ना, आबादी इतनी असंतुलन कैसे हुआ? ये देश में जो आपने भगवा आतंकवाद से आपका सवाल का जवाब में पहले आपको आपके पास पड़ेगा। अवधेश पुरी जी जल्दी अपनी बात रखिएगा। अवधेश पुरी जी आ रहा हूँ, शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। बच्चों के लिए आप शिक्षा कैसे दोगे, रोजगार कैसे दोगे? अवधेश पुरी जी करना चाहते, ये बार बार भगवा आतंकवाद की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? यहाँ आतंकवाद की बात कहाँ है? ये जनसंख्या के संतुलन की बात चल रही है। आपने आंकड़े पेश किए तो उनको तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं, केवल ये टूट पड़े। लेकिन अवधेश पुरी जी ये भी है, 140 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं हम, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा आबादी। चाइना से भौगोलिक स्तर पर हम बहुत बहुत छोटा हिस्सा है हमारा, बावजूद जनसंख्या में आगे बढ़ गए। अवधेश पुरी जी जल्दी। जी, जनसंख्या में आगे बढ़ गए तो दूसरे वर्ग के लोग जो जनसंख्या में आपके अनुसार ही इतने आगे बढ़े, उनके लिए आखिर कौन सा कानून बना उनके नियंत्रण के लिए? तो जनसंख्या में संतुलन विशेष कर रहा है। एक व्यक्ति 20-20 पैदा करेगा। शैलेंद्र पटेल जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र पटेल जी, देश में ज्यादातर आपकी सरकार रही है। आखिर 1951 से 2011 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, 3.5 करोड़ थी 1951 में, 2011 आते आते 17 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई मुस्लिमों की। वो रेशियो हिंदुओं का नहीं था। ये प्रश्न देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमें राइट्स जो मिले हैं उसमें कहीं भी कंट्रोल ये नहीं दिया गया था कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। देश की व्यवस्था कानून से बनाकर होती है और देश में संवैधानिक व्यवस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कानून बनाते हैं, उसको हम सब फॉलो करते हैं। आप और मेरे बहस करने से ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो कानून और संसद इसको तय करती है। प्रशांत जी मेरी बात सुन लीजिए। प्रशांत जी बात तो समझिए।
सरकार अभी किसकी सरकार है? 12 सालों से किसकी सरकार है? अब सरकार तो उनकी भी है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बहस करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप कोई अगर नियम बनाते हैं आप लेकर आइए, आपको जनमत मिला हुआ है। आप जनमत लाने के बाद आप सिर्फ इस तरह की बातें उछालकर देश को धर्म के नाम पे बांटने की जगह काम करेंगे, देश के गरीबी के ऊपर बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात। अरे यादव जी चुप रहिए, अरे आप शांत होइए, आप अशांत क्यों हो जाते हैं? तो समस्या आ गई है कि आपको बीजेपी में जब मैं जवाब आप जब दे रहे थे हम चुपचाप सुन रहे थे। जरा शांति बनाए रखे, जरा बर्फ रख के आया करो, बर्फ रख के आया करो सिर पे, डिबेट पे आने के पहले थोड़ा शांत रहिए। अशांति क्यों है? कोई पद मिला नहीं मिला बीजेपी में? कोई पद मिला नहीं मिला बीजेपी में आपको? अरे कोई पद मिला नहीं मिला? अरे नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, सिंधिया जी से जाके पूछ लो, बड़ा नहीं होगा। आगे पटेल जी यादव जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। अजय जी राजनीति अपनी चलने वाली प्रशांत जी मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। अगर कोई और दूसरे बोलेगा तो आपकी डिबेट रखने का मतलब क्या निकलेगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति। अरे अजय जी बात सुन लीजिए, आपका मौका है जब बोलिएगा। देखिए देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अजय जी आपके विचारों से नहीं चलेगा देश। अरे शांति तो रखो मेरे भाई, शांति रखो। और अशांत क्यों है? क्या समस्या आ गई? कुछ फर्क नहीं हो रही क्या बीजेपी में? कुछ फर्क नहीं हो रही है क्या? अरे शांति रखो मेरे भाई, शांति रखो। तौकीर निजाम जी, प्रशांत जी जी अजय जी जल्दी बात करिए। शैलेंद्र पटेल जी जल्दी, बहुत कम, देश संविधान से चलेगा। 10 सेकंड जी, देश संविधान से चलेगा और जो नियम बने उसके आधार पर चलेगा। कोई बहस या तर्क पे तो नहीं चलेगा। कानून है, व्यवस्था है, उसके आधार पर चलेगा। मैं कोई आज बयान दे दूं या कोई और बयान दे दे, उस पर थोड़ी देश चलेगा। लेकिन गलत को गलत तो कह सकते हैं। रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। रमेश शर्मा जी, अच्छी बात है, डेमोग्राफी का जिक्र किया संघ प्रमुख ने, लेकिन सवाल ये कि कुछ और दूसरा इसका हल भी बताते कि कैसे मैनेज होगा। अगर और जनसंख्या बढ़ेगी तो तब क्या स्थिति बनेगी, उनको कैसे मैनेज करेंगे तो और बेहतर होता शायद। रमेश शर्मा जी 20 सेकंड। देखिए मोटे तौर पर अगर जनसंख्या बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति, उसके पास 2 हाथ भी होते हैं काम करने के लिए, एक मस्तिष्क भी होता है, उसकी अपनी कर्मशीलता होती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर युवा बढ़ेंगे तो देश की कर्मशीलता भी बढ़ेगी। भारत ने अगर प्रगति की है, भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थान बना रहा है तो कहीं ना कहीं युवाओं के पुरुषार्थ के कारण ही तो बढ़ा रहा है। लोग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हालांकि आज देश की चुनौती बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार देने की है। परिवारों के पास उतना संसाधन नहीं कि ज्यादा बच्चों को अफोर्ड कर सकें। व्यावहारिक तौर पर अगर हम जिक्र करें तो ये तमाम समस्याएं हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इन तमाम पहलुओं पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और महाडिबेट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।